हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी सीरीज का अगला क्लास। तो बहुत सारी क्लासेस हमने कर ली हैं। जियो मॉर्फोलॉजी को हमने फिनिश कर लिया है ना। एंड क्लाइमेटोलॉजी हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने क्लाइमेटोलॉजी के क्या किया था, हमने थोड़ा अर्थ के सिस्टम को समझने की कोशिश की थी, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को समझने की कोशिश किया था। विंड को थोड़ा सा हमने टच किया था, और विंड हम लोग आगे देखेंगे अभी कि क्या है, विंड सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे नए लोग जो चैनल को ज्वाइन किए हैं उन सबका स्वागत है। आप लोग सबसे पहले जो पुराने टॉपिक्स हैं, टाइम लगा के छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 10-11 लेक्चर अभी हुए हैं, उनको फिनिश कर लीजिए। उसके बाद लाइव ये क्लासेस आप लोग देखिएगा, और टेस्ट जो सैटरडे को होता है वो लाइव टेस्ट आप लोग कीजिएगा। तो सिलेबस खत्म करना जल्दी से, जो करवाया जा चुका है, बहुत जरूरी है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बैठ के आराम से नोट्स निकाल के, नोट्स बहुत सारे लोग नोट्स नहीं भेज रहे हो, बंद कर दिए नोट्स भेजना। मतलब जोश खत्म हो गया तुम लोगों का। ऐसे जोश खत्म होने से तैयारी नहीं होती है। नोट्स बनाओ, नोट्स भेजो, लिंक होता है नीचे। नोट्स नहीं भेज रहे हो तुम लोग, डांट पड़ेगी सभी लोगों को अभी कॉल करके हमारे द्वारा। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। पढ़ाई करो अच्छे से एंड नोट्स भेजो। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं विंड सिस्टम, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ये हवा चल रहा है, हवा चलता हुआ हम लोग देखते हैं कैसे चलता है, वर्ल्ड लेवल पे कैसे विंड हमारा काम करता है, ये सारी चीजों को हम लोग आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, करिए शुरू। शुरू करने से पहले बैठ जाओ अच्छे से, एकदम जोश में बैठो। चलो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि हवा जब हीट के इम्पैक्ट में आता है तो ये एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने से क्या होता है, ये ऊपर उठता है, यहाँ पे स्पेस खाली होता है। तो सराउंडिंग एरिया का जो हवा है, सराउंडिंग एरिया का जो एयर है, वो यहाँ पे रश करने की कोशिश करता है, यहाँ पे भागने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या होता है, हवा चलता है। तो हमने क्या कहा था, हवा हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ भागता है। ठीक है, पहली बात हमने ये कही थी। दूसरी बात हमने कहा था कि ये जो होता है, ये आइसोबार लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर चलते हैं, ग्रेडियंट के हमेशा परपेंडिकुलर चलता है। ये भी बात आप लोगों को क्लियर है। आगे हमने क्या कहा था कि ये जो डिफरेंस इन एटमोस्फेरिक प्रेशर है सॉरी, जो डिफरेंस इन एटमोस्फेरिक प्रेशर है, वही किसका कारण है, वही हमारे हवा के चलने का कारण है। और डिफरेंस इन एटमोस्फेरिक प्रेशर क्यों हो रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पे पड़ रही है, ताप जहां पे अधिक हो रहा है वहां पे जाहिर सी बात है गर्म होगा, एक्सपेंड होगा, और ये सारी चीजें होंगी। तो पूरे एटमोस्फेरिक सिस्टम को ड्राइव, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या पूरे एटमोस्फेरिक सिस्टम को ड्राइव करता है, तो सन या फिर सोलर एनर्जी जो है हमारी, सोलर एनर्जी जो है वो हमारे एटमोस्फेरिक सिस्टम को ड्राइव करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, अब मैंने कहा था कि तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ये बात हमने की थी। ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, यानी कि कितने क्लोज आइसोबार से, आइसोबार जितना क्लोज होगा हवा उतनी तेज चलेगी, आइसोबार जितने दूर होंगे हवा उतना स्लो चलेगा, है ना। ये वाली बात हमने कर ली थी। अगली बात कहा था हमने कि फ्रिक्शन की हमने बात की थी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा वहां पे हवा धीरे चलेगी, जहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम होगा वहां पे हवा तेजी से चलेगी। जैसे ओशंस के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कम होता है तो हवाएं यूजुअली तेज चलती है, लेकिन लैंड सरफेस पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अधिक होता है, तो हवा कैसे चलती है, हवा स्लो चलती है एज कंपेयर टू ओशंस। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला है कोरियोलिस फोर्स। देखो, कोरियोलिस फोर्स अगर देखा जाए, अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें कहूंगा जो कि आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक, लेकिन समझ लेना है कि हम क्या कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ये एक तरह का ना इमेजिनरी फोर्स है। इमेजिनरी फोर्स हम लोग मान के चलते हैं कि एक्चुअली में ये बल नहीं है, बट बल की तरह लेते हैं। हम लोग सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो भी ऐसा माना जाता है कि वो एक्चुअल में उस तरह का फोर्स नहीं है, वो किसी और फोर्स के सम्मिश्रण वगैरह से मिलता है। उस तरह से कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ रोटेशन के कारण चलता है। यानी पृथ्वी के रोटेट जो कर रहा है पृथ्वी, उसके कारण हमको ये बल देखने को मिलता है। अपने अक्ष पे घूर्णन करने के कारण, अपने अक्ष पे घूमने के कारण ये बल देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि ये एक बड़ा सा प्लेट है, ठीक है, और ये घूम रहा है, ये अपने एक्सिस पे इस तरह से घूम रहा है। अब एक चीज मान लो इसके ऊपर यहां पड़ी है, और दूसरी चीज केंद्र के पास पड़ी है। ठीक है, एक चीज तुम्हारे एकदम कॉर्नर पे पड़ी है, एक चीज हमारे केंद्र के पास पड़ी है। अब जब ये पूरा डिस्क एक चक्कर घूमेगा तो ये यहां से यहां तक आएगा एक चक्कर में। देखो, ये जो मैं समझा रहा हूं ना, हो सकता है बहुत समझ में,
नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, बस इतना थोड़ा दिमाग लगाना। ये जो प्लेट घूम रहा है, मैंने कहा कॉर्नर पे एक ये चीज पड़ा हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का चीज है मान लो, ये प्लेट घूमने के साथ साथ ये भी घूम रहा है। तो ये यहां से घूमा, जब एक चक्कर पूरा हुआ प्लेट का तो ये यहाँ पहुंच गया। उसी तरह उसी प्लेट पे जो ये चीज पड़ी हुई है, ये भी जब घूम रही थी तब भी ये यहां से यहां पहुंची एक चक्कर में। ठीक है, यानी इस प्लेट ने तो एक ही चक्कर लगाया और उस प्लेट के ऊपर जो दो चीजें पड़ी हुई है वो भी अपने जगह से फिर से अपने जगह पे ही आए। लेकिन एक चीज अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये समझेंगे कि इस वाले चीज ने इसके ऊपर ज्यादा जगह तय किया, ज्यादा एरिया कवर किया, लेंथ कवर किया, और इस वाले ने कम लेंथ कवर किया। ये बात समझ में आई आपको? कि मान लो ये प्लेट है, घूम रहा है, अब इस पे कोई चीज नहीं है, मान लो उसके ऊपर मॉलिक्यूल है, एक कॉर्नर वाला मॉलिक्यूल है, मतलब एक कॉर्नर पे मॉलिक्यूल उसके पड़ा है, एक उसके सेंटर के पास पड़ा है। अब ये डिस्क घूमा, जब ये डिस्क घूमा तो ये कॉर्नर वाला भी एक चक्कर पूरा करके वहां आया, और जो यहाँ पे है वो भी एक चक्कर पूरा करके वहीं पे आया, है ना। यानी जो साइड वाला है वो घूम तो एक ही गति पे रही, ये जो डिस्क है वो घूम एक ही गति पे रही है, लेकिन जो कॉर्नर पे है उसके यानी सेंटर से जो दूर है उसने ज्यादा एरिया कवर किया, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो सेंटर के पास मॉलिक्यूल होगा वो कम एरिया कवर करेगा। ये बात समझे? एक ही टाइम पे, तो जब एक ही टाइम पे कवर कर रहा है, जाहिर सी बात है कि इसका जो स्पीड है साइड वाले का वो ज्यादा है और इसका स्पीड कम है, क्योंकि इसको इतना दूर आने में मान लो 1 सेकंड लगा होगा और इसको इतना इतना ही कम दूर आने में 1 सेकंड लगा। ठीक है, अब अर्थ को हम संबोध करते हैं, ये अर्थ है। अर्थ मैंने क्या कहा, चपटा है, यानी कि सेंटर पे देखा जाए तो उसके सेंटर से दूरी ज्यादा है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे पोल की तरफ जाओगे तो सेंटर से सरफेस की दूरी कम होती जाती है। ये बात समझ में आई? ये बात तो पहले भी बताया था मैंने कि सेंटर से जो हमारा, अगर हम लोग इक्वेटोरियल डायमीटर देखे या इक्वेटोरियल रेडियस देखे, इक्वेटर वाला रेडियस देखे तो वो कितना है, वो ज्यादा है, पोल वाला कम है। यानी जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या है, कम होते जा रहा है। तो यानी जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट पृथ्वी के इक्वेटर वाले भाग पे होगा, और पृथ्वी तो एक ही गति से घूम रही है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब पृथ्वी एक चक्कर ऐसे पूरा करेगा, मान लो मैं ऐसे इक्वेटर पे बैठा हूं और एक चक्कर जब पृथ्वी ने पूरा किया तो मैंने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट अगर मान लो मैं 66.5 पे हूँ, जो कि चपटी है, थोड़ी डिस्टेंस थोड़ा कम है, तो वहां पे क्या है, मैंने अगर वहां पे बैठा हूं तो मैंने भी एक चक्कर पूरा किया बट कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन टाइम तो दोनों को सेम लगा। तो अगर हम ऐसे सोचे तो ये हमारे दिमाग में आ रहा है कि जो केंद्र पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो केंद्र के पास है, वो स्लो मूव कर रहा है, और जो केंद्र से दूर है वो तेज मूव कर रहा है। यानी अर्थ के केस में देखे तो यानी कि जो इक्वेटर पे जो होगा पृथ्वी की गति के साथ, वो तेज मूव कर रहा होगा, फास्ट होगा, और जो पोल की तरफ अगर तुम जाओगे तो वो थोड़ा स्लो होगा। ये बात समझे? नहीं समझे तब भी कोई बात नहीं, हम लोग जहां पहुंचेंगे वहां पे हम लोग पहुंचेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, ये बात समझे, है ना। एक बार सोचो मैंने क्या कहा, कि ये केंद्र से इक्वेटर क्या है, दूर है हमारा, तो दूर होने से क्या होगा, इसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये तेज चल रहा था और ये वाला स्लो चल रहा था। तो मान लो यहां से कोई ऑब्जेक्ट चल के यहां आना चाहे घूमते हुए अर्थ के ऊपर, तो क्या होगा, ये तो तेज है, नीचे वाला जगह क्या है, स्लो है, तो वो उससे आगे चला गया, है ना। यानी कि ये वाला यहां अगर जाना चाहेगा तो नीचे वाला जगह तो तेज स्लो घूम रहा है, लेकिन ये जो ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है वो तेज घूम रहा है, तो जिसके कारण क्या होगा कि ये इससे आगे चला जाएगा, जहां पहुंचना है उससे आगे पहुंचेगा। वही अगर यहां से किसी को उल्टा यहां आना हो तो ये वाला स्लो चल रहा है और ये वाला तेज चल रहा है, तो क्या होगा, पहुंचना था इसको यहां, पहुंच जाएगा इसको यहां, क्यों, क्योंकि वो जहां पे वो जाना चाहता है वो तेजी से भाग रहा है आगे। तो इसके कारण क्या होता है, इसी को कहते हैं कोरियोलिस, यानी पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी के ऊपर जो मूव करने वाले ऑब्जेक्ट है उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाए, उसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने बताया। हाँ, ये क्या है, द रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है, इफेक्ट करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ विंड को। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड को अफेक्ट करता है, और ये क्या करता है, मूव करता है, ये डायरेक्शन को चेंज करता है, किसके कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण। यानी कि कोरियोलिस फोर्स वो फोर्स है जो कि पृथ्वी के रोटेशन के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण पृथ्वी पे रही चीजों का, पृथ्वी के ऊपर जो चल रही गैसें हैं उनके दिशा में परिवर्तन कर देता है, उस फोर्स को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो आम शब्द में ऊपर वाला तुम्हें समझ में नहीं आया तब भी ये याद कर दो कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा बल है जो पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण बनता है।
अब इसके संदर्भ में आता है एक लॉ जिसको हम लोग कहते हैं फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ क्या कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जब यह हवा डिफ्लेक्ट होगी कोरियोलिस फोर्स के कारण, तो अपने दिशा के राइट में होगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कोई चीज अगर डिफ्लेक्ट होगी, हवा डिफ्लेक्ट होगी, तो अपनी दिशा के राइट में होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में कोई अगर डिफ्लेक्ट होगी तो वो अपने लेफ्ट में। ठीक है, ये कौन कह रहा है? फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण हवा अपनी दाईं ओर मुड़ती है, एंड कोरियोलिस फोर्स के कारण हवा अपनी बाईं ओर दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ती है। अभी जो मैंने केस समझाया था वही समझो। यहाँ पे यहाँ वाला जो आदमी है वो तेज चल रहा है और यहाँ वाला जो है वो स्लो चल रहा है। तो अगर यहाँ से इसको आना है यहाँ, तो ये क्या होगा? ये आगे निकल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका लेफ्ट है। और हवा कैसे हम लोग देखते हैं कि जिधर से हवा आ रही है उसके तरफ हमने अपना पीठ रखना है। ठीक है, उसके तरफ अपना पीठ रखना है। पीठ रखते हुए अगर देखोगे तो वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रही है। अगर यहाँ से वो यहाँ आ रही होगी तो ऐसे लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जाना तो इसको यहाँ था, लेकिन ये वाला जगह क्या है? तेज चल रहा है। ठीक है, तो ये कोरियोलिस फोर्स और फेरेल्स लॉ है। क्या बताता है फेरेल्स लॉ? कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट में डिफ्लेक्ट होती है, सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट में अपने डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये बात समझ गए? ड्यू टू फेरेल्स लॉ विंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर गेट डिफ्लेक्टेड टू राइट, सदर्न हेमिस्फेयर टू द लेफ्ट। और कोरियोलिस फोर्स के बारे में इस पे तो क्वेश्चन बनता है, अगर कोरियोलिस फोर्स किसके कारण बनता है तो तुम क्या कहोगे? रोटेशन के कारण बनता है। ठीक है, एक चीज याद रखना इसमें, जो कोरियोलिस फोर्स आपका अर्थ के इक्वेटर पे, अब मान लो कि मैं इक्वेटर पे हूं, ये पृथ्वी का इक्वेटर है और इक्वेटर से ही थोड़ा अलग जाना चाहता हूँ, इक्वेटर पे ही रहना चाहता हूँ, तो कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि जहां पे मैं हूं वहीं पे हो रहा है ना, वहीं पे मूवमेंट हो रही है। तो कोरियोलिस फोर्स पृथ्वी के इक्वेटर पे 0 होता है, ये शब्द याद। तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में इतना अगर आपको याद है तो पृथ्वी पर हवाएं कैसे चलेंगी ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी ओर जो हवा का डायरेक्शन होता है वो किस तरफ से आ रही है और किस तरफ मूव करेगी वो होता है। मतलब हवा की दिशा अगर हमको देखना हो तो अगर हवा यहां से चली है ऐसे, तो इसका जहां से चली है वहां से दिशा देखा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये साउथ वेस्ट हवा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बनाए तो यहां से हवा मान लो यहां चल रही है, तो ये ईस्ट है और ये साउथ है। उल्टा बना दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट है या साउथ है, तो हवा अगर यहां से देखो ओरिजिनेट हो रही है तो इसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। ध्यान ये रखना है कि हवा जहां से उत्पन्न होती है, हवा जहां से निकलती है, वहां से उसका दिशा माना जाता है, वहां से उसकी प्रॉपर्टीज मानी जाती है। अगर हवा ठंडे प्रदेश से निकल रहा है तो वो कूल विंड होगा, अगर हवा गर्म प्रदेश से निकल रहा है तो वो गर्म विंड। ठीक, इतनी बात समझे? नहीं समझे तो कमेंट में बताना, फिर कोशिश करेंगे समझाने। अब इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर विंड के अलग अलग सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, विंड के सिस्टम बनते हैं। कैसे? सबसे पहले देखो क्या होता है कि हमने कहा था कि कौन ड्राइव कर रहा है? सूर्य की किरण। तो मान लो यहाँ पे सूर्य है और सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ रही होती है? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर सबसे अधिक क्या होता है? तप रहा होता है, मतलब इक्वेटर सबसे अधिक गर्म हो रहा होता है, हॉट हो रहा होता है। तो यहां से क्या होता है? हवाएं गर्म होंगी, हवाएं गर्म होने से क्या होता है? लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो लो प्रेशर के क्षेत्र बनने से ये 30 डिग्री के आसपास से हवाएं इक्वेटर की तरफ आती हैं। तो यहाँ पे समझना ये है कि सूर्य का जो ये सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ी, यहाँ ऐसे टेढ़ी पड़ी, यहाँ टेढ़ी पड़ी, इसके अकॉर्डिंग हमने लास्ट क्लास में तुमको समझाया था कि फ्रिजिड जोन होता है, टॉरिड जोन होता है ना, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये सब हमने बताया था कि लास्ट क्लास आपको याद हो तो। उसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी पे कुछ पट्टियां बनती हैं। 2 पट्टियां हैं। पहला तो ये इक्वेटोरियल बेल्ट है, भूमध्य रेखीय बेल्ट है, जो कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक होता है। ठीक है, जो इक्वेटोरियल बेल्ट है कहां से होता है? 5 डिग्री उत्तर से लेके 5 डिग्री दक्षिण के बीच पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखीय कम दाब की निम्न दाब वायु पट्टी, इसको हम लोग कहते हैं। अब ये क्यों बना? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ था, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती थी, गर्मी ज्यादा हुआ था, एक्सपेंड हुआ था गैस, इसके कारण क्या हुआ था? यहाँ लो प्रेशर बन गया। उसी तरह से पोल्स पे क्या होता है?
पोल्स पे ठंडी होती है, कोल्ड होता है हमेशा, सूर्य की किरणें स्ट्रेट नहीं पड़ती, तो कोल्ड के कारण क्या होता है, जो एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारा एकदम संघनित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन। तो एक इक्वेटर पे देखो बना 5 डिग्री से 5 डिग्री साउथ, जिसको हमने कहा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और एक पोल पे बना, दोनों पोल पे, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, देखो यहाँ पे 90 साउथ 90 नॉर्थ। यहाँ पे क्या बना, एक हाई प्रेशर जोन बना, सूर्य की किरणें क्योंकि वहां पे स्लांट आती है उसके कारण। ठीक है, दो चीजें समझ गए। ये दो बेल्ट अभी ध्यान रखो, उसके अतिरिक्त एक बेल्ट होता है। अब ये दोनों बेल्ट कैसे बनते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, बट इसके एक इक्वेटोरियल लो और हाई प्रेशर जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है उसके अतिरिक्त दो बेल्ट और होते हैं। एक बेल्ट आपका पाया जाता है 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, कहां कहां पे पाया जाएगा, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। इसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये कैसा है, ये हाई है, ये भी हाई है। ठीक ठीक, तो ये एक लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर। इसके जब आप उत्तर में जाओगे तो एक और प्रेशर बेल्ट मिलता है जो 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 60 नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 साउथ से 65 डिग्री साउथ के बीच में मिलता है, दो पट्टियां मिली। इसको हम लोग कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्या कहा हमने इसको, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो अगर मैं ऐसे तुमको बताऊं तो पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, 4 प्रेशर बेल्ट बन गए। ठीक, ये अगर पृथ्वी है, गोल तो नहीं बना, तो एक देखो ये यहाँ पे इक्वेटर पे कैसा है, ये हाई प्रेशर का बेल्ट है, सॉरी यहाँ पे कैसा है, ये लो प्रेशर का बेल्ट है। कौन सा बेल्ट, इक्वेटोरियल बेल्ट। और दूसरा यहाँ पे पोल्स पे ऐसे है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ये हाई प्रेशर का बेल्ट है। दो बेल्ट तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त 30 से 35 के बीच में दोनों गोलार्ध में एक बेल्ट पाया जाता है जो कि एक हाई प्रेशर का बेल्ट है। उसके बाद 60 से 65 के बीच में दोनों गोलार्ध में क्या पाया जाता है, एक और प्रेशर बेल्ट पाया जाता है जो कि लो प्रेशर का बेल्ट है। ओके, समझे इतनी बात, ये बेल्ट समझ में आ गया। अब इसके बीच में चलेंगे हवाएं। अब एक चीज और इसमें, ये समझ में आ गया ना, ये डायग्राम आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। ये डायग्राम अगर क्लियर है तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये अगर आपका क्लियर है, चलो आगे चलो। इसमें देखो, इसमें जो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, चलो चलो अगल बगल की बहुत सारी आवाजें, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें हमने नाम भी दिया है, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है यानी जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ऐसा लग रहा है कि हमारे अगल बगल कोई 100 लोगों का खाना बना रहा है, इतनी सारी कुकर की सीटी एक साथ बज रही है। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। चलो बैक टू ट्रैक। देखो जैसे मैंने अब बोला सीटी बज गई, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो करते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे बात क्या हुई कि हमने कहा कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, सबका अलग अलग नाम दिया गया, सबका तो नहीं मतलब फिर भी अलग अलग नाम दिया गया है। ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है इसको हम लोग डोल्ड्रम के नाम से, ठीक है, किस नाम से जान रहे हैं, डोल्ड्रम के नाम से। इसको कभी कभी हिंदी में क्वाइट बेल्ट या फिर शांत वायु पट्टी भी कहते हैं, शांत वायु पट्टी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, शांत वायु पट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की हवाएं चलती रहती हैं, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन या फिर डिस्टरबेंस जो है वो नहीं होता है विंड का, है ना। तो इसीलिए इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट को हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। और जो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है यानी 30 से 35 वाला जो बेल्ट है उसको हम लोग अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश के नाम से इसको जानते हैं, यानी हॉर्स लैटिट्यूड इसको कहा। ओके, अब इन दोनों के बीच देखो हवाएं कैसे चलेगी, हॉर्स लैटिट्यूड एंड डोल्ड्रम के बीच में। हॉर्स लैटिट्यूड कैसा था, हाई प्रेशर बेल्ट है ना, और ये इक्वेटोरियल कैसा है, लो प्रेशर बेल्ट है। तो हवा कैसे आनी थी, इसको यहां से ऐसे देखो आनी थी, हाई से लो की तरफ चलती है और ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर चलती है, तो इसको ऐसे आनी थी। लेकिन यहाँ पे देखो निशान बना कैसे, ऐसे बना है। क्यों ऐसे बना, सोचो, कोरियोलिस फोर्स के कारण। ये क्या हुआ,
उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ता था, राइट में मुड़ता था। तो अगर तुम इधर से पीट करके इधर की ओर चलो, तुमको अपने राइट मुड़ते हुए चलना होगा, यानी कि यहाँ से इसको आना तो यहाँ था, लेकिन ये जगह तो फास्ट थी, आगे निकल गई थी, तो ये पीछे चला गया, यानी कि ये अपने जिस दिशा में जाता है उसके देखो राइट में मुड़ा है ना। तो ये जो हवाएं होती हैं जो कि हॉर्स लैटिट्यूड से यानी अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की तरफ या फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है, उसको हम लोग व्यापारिक पवने या फिर ट्रेड विंड कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको, व्यापारिक पवने। ऐसा माना जाता था कि प्राचीन काल में जब सी के थ्रू ट्रेड्स होते थे, सी के थ्रू व्यापार होते थे, तो ये हवाएं मदद करती थी उस ट्रेड में, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको ट्रेड विंड कहा जाता है। ओके, पहली हवा कौन सी है, ट्रेड विंड, याद रखना है आपको। ट्रेड विंड कहाँ चलती हैं, हॉर्स लैटिट्यूड से डोल्ड्रम के बीच में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर के बीच में। देखो मैं कितनी बार चीजें रिपीट कर रहा हूं ताकि इस क्लास के बाद आपको जरूरत ना पड़े किताब उठाने की या कुछ भी देखने की, इसलिए बार बार एक ही बात बोलता रहता हूं, यहां से एकदम याद करके, ठीक। दूसरी, अब देखो ये हाई प्रेशर बेल्ट था हॉर्स लैटिट्यूड, और इसके ऊपर क्या था, सब पोलर लो प्रेशर, यानी 65 से 60 वाला जो ये क्षेत्र है नॉर्थ एंड साउथ दोनों में, इसमें क्या है, देखो यहां से ये ऐसे चलती है, जाना था यहां, लेकिन ये मुड़ गई अपने राइट में, ये हाई से लो की तरफ जाएगी ना, हाई प्रेशर से, ये देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये ऐसे मुड़ गया, किधर मुड़ा, अपने राइट में, देखो मुड़ा, ये ऐसे जाना था, इधर मुड़ गया, राइट में मुड़ा, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे फिर से फेडरल्स लॉ लगा, कोरियोलिस फोर्स लगा। तो इन हवाओं को क्या कहते हैं, इन हवाओं को हम लोग वेस्टर्लीज कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसको, वेस्टर्लीज कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये हवा देखो ऐसे चल रही है और यहाँ पे मैं ऐसे करूं, तो ये कौन सी दिशा से आ रही है, वेस्ट से देखो आ रही है। तो हवा का नाम हमेशा जिस दिशा से वो शुरू हुई है उससे माना जाता है। तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, देखो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, इसीलिए इसको वेस्टर्लीज कहते हैं, पछुआ हवाएं कहते हैं, पश्चिमी हवाएं भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भी चलेंगे, देखो ये हॉर्स लैटिट्यूड है, ये लो प्रेशर, इसको यहां से ऐसे आना था लेकिन ये इधर चला गया। अब ये किस दिशा में मुड़ा है, देखो लेफ्ट में मुड़ा है ना। अगर तुम पीट करो इसकी तरफ और चलने की कोशिश करो तो ये अपने लेफ्ट दिशा में मुड़ा है। तो मैंने क्या कहा था, सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपने लेफ्ट में मुड़ी, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, वेस्टर्लीज, पश्चिमी हवाएं, पछुआ हवाएं, ये कहाँ चलती है, सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में चलती है, ठीक है। कहां चलती, सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में चलती हैं। सॉरी, अगली हवाएं कौन सी है, ये वाली, ये कहाँ है, यहाँ पे देखो पोल पे क्या है, ये 90 डिग्री पे क्या है, और यहाँ पे साउथ में 90 डिग्री पे क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है, और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है। तो इसको यहाँ से देखो ऐसे आना था, लेकिन ये मुड़ गई कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव में, है ना। तो इन हवाओं को हम लोग, अब ये हवाएं देखो कैसी है, ये इधर से इधर आ रही है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर से इधर आ रही है ना, इसको हम लोग कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज, पूर्वी हवाएं, ध्रुवीय पूर्वी हवाओं के नाम से इसको जानते हैं। नॉर्थ में साउथ में दोनों में चलते हैं। तो पूरे वर्ल्ड सिस्टम पे देखो 3 मुख्य हवाएं चल रही है, ट्रेड विंड, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। तुमको ऐसे मुजबानी ऐसे याद होना चाहिए, यार ये मैप एकदम दिमाग। पहली पट्टी डोल्ड्रम वाली कौन सी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हॉर्स लैटिट्यूड वाली, अश्व अक्षांश वाली। अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की तरफ हवाएं चलती है जिसको ट्रेड विंड कहते हैं। दूसरी हवाएं अश्व अक्षांश से सब पोलर उपध्रुवीय जो निम्न वायु दाब की पेटी है वहां तक चलती है, जिसको हम लोग पश्चिमी हवाएं प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज कहते हैं। और तीसरी हवाएं हैं जो पोलर हाई से सब पोलर लो की तरफ ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से सब ध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ध्रुवीय पूर्वी हवाओं के नाम से जानते हैं। ये तुमको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे। अब देखो क्या मैंने कहा था, ये सिस्टम समझ में आ गया तुमको, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज ये सब क्या क्या मैंने बातें कही, ये सब समझ में आ गया होगा। अब देखो मैंने कहा था, अब आपको एक बात पता है कि उत्तरी जो ये पार्ट है इसमें ज्यादा क्या है, लैंड है, और दक्षिण में ज्यादा क्या है, ओशन है। तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो ज्यादा तेज चलती हैं, जो दक्षिणी पोल पे हवाएं चलती है वो ज्यादा तेज चलती है कंपैरिजन टू हमारा उत्तरी गोलार्ध, ओके।
इसमें से प्रमुख हवाएं जो होती हैं वो वेस्टर्लीज हमारी एक इंपॉर्टेंट आता है कि उत्तरी गोलार्ध में भी देखो वेस्टर्ली चल रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में भी वेस्टर्ली चल रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में लेकिन जो चल रहा है वो किस पे चल रहा है, लैंड पे चल रहा है। लेकिन दक्षिण में जो चल रहा है वो किस पे चल रहा है, ओशन पे चल रहा है। तो ओशन वाली जो होंगी उसकी स्पीड क्या होगी, तेज होगी। क्यों तेज होगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो था वो ओशन पे हम लोग कम बोले थे, अभी शुरू में मैंने तुमको बताया था। तो यहाँ पे ये 30 से 60 के बीच में, तो यहाँ पे 40 डिग्री एक लैटिट्यूड है, ये 50 डिग्री लैटिट्यूड है, एक 60 डिग्री लैटिट्यूड है। तो इन जगहों पे चलने वाली तेज जो वेस्टर्लीज है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं रोअरिंग फोर्टीज, 40 पे जो चलता है उसको रोअरिंग फोर्टीज कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं 50 को फ्यूरियस फिफ्टीज, ठीक है। और डिस्टर्बेंस चलो, बहुत सारे कट्स हैं आज के वीडियो में, कोई बात नहीं, दोबारा रिकॉर्ड करने पे फिर टाइम वेस्ट होगा, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या मैं बता रहा था, मैं बता रहा था तुमको कि जो ये वेस्टर्लीज हैं जो ओशन के ऊपर चलती हैं वो 40, 50, 60 पे बहुत तेजी से चलती हैं, तो इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जो 40 पे वेस्टर्ली चलता है सदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखना, समुद्र के ऊपर, नॉर्दर्न में नहीं, सदर्न में। तो 40 पे जो चलती है उसको रोअरिंग फोर्टीज कहते हैं, 50 पे जो चलती है उसको फ्यूरियस फिफ्टीज कहते हैं, 60 पे जो चलते हैं उसको शेरकिंग सिक्सटीज कहते हैं। हिंदी में कहा जाए इसको कहते हैं गरजता चालीसा, इसको कहते हैं प्रचंड पचासा, और इसको कहते हैं चीखता साठा। इस पे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनता है, तुमसे पूछ लेगा कि प्रचंड पचासा तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा। तुमको ऐसे लैटिट्यूड ही दे देगा, 50 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ, ठीक है। या फिर श्रीकिंग सिक्सटीज, चीखता साठा तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दे देगा तुमको 60 वेस्ट, साउथ साउथ, 60 ईस्ट, 60 साउथ, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि बात हो किसकी रही है, ठीक है। तो 40 पे कौन सा चलता है, रोअरिंग फोर्टीज, गरजता चालीसा। 50 पे कौन, प्रचंड पचासा, फ्यूरियस फिफ्टीज। एंड 60 पे चीखता साठा, शेकिंग सिक्सटीज चलती है, ठीक है। ये सिस्टम तुमको समझ में आ गया। यही देखो मैंने आगे बताया, व्यापारिक पवने क्या होती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी हवाएं, वेस्टर्लीज क्या होती है, ये मैंने बताया। अब ये भी याद रखना है किस तरफ ये मुड़ती है, देखो, है ना, ये तुमको याद होना चाहिए। उसी तरह हमने यहाँ पे देखा पोलर ईस्टर्लीज के बारे में हमने देखा, ये सारी बातें हमने देख ली है, ठीक है। चलो आगे चले। अब ये जो था तुम्हारा ना, ये लोअर एयर सर्कुलेशन था, लोअर एयर सर्कुलेशन था कि ये जमीन पे चल रही है, यहां से यहां आ गई, यहां से यहां चली गई, यहां से यहां आ गई, यहां से यहां आ गई, जमीन पे चल रही है। इसके साथ हम लोग ना अपर एयर सर्कुलेशन भी देखते हैं कि ये इसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके कंपैरिजन में क्या होता है, हमारी जो ऊपरी वायुमंडल है उसमें भी हवाएं चल रही होती हैं, ओके। उसको भी हमने यहाँ पे देखना है। अब देखो ध्यान से, अभी जो बताया था ना ये दो, ये डेवलप होता है, तुमको नहीं पता कैसे होता है, मैंने कहा था आगे बताएंगे, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे सूर्य था, सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ी थी, हमारे इक्वेटर पे पड़ी थी। तो इक्वेटर पे क्या हुआ था, गर्म हवा था, हवा गर्म हुआ था। गर्म चीज क्या होता है, ऊपर उठता है, तो ये गर्म होकर हवा ऐसे ऊपर की ओर उठी थी, जिसके कारण क्या हुआ था, लोअर सरफेस पे लो प्रेशर का एक क्षेत्र बना, ठीक है। लोअर पे लो प्रेशर कैसे बना था, वो गर्म हुआ था, नीचे की हवा है, नीचे की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई थी, तो नीचे क्या हुआ, लो प्रेशर जोन बन गया, जिसके कारण ये वाला जो हाई प्रेशर है यहां से यहाँ पे हवा आ रही थी, यही मैंने बताया था। अपर एयर सर्कुलेशन में अब देखो अपर एयर में क्या हो रहा है, एटमोस्फेयर में क्या हो रहा है, ये जो गर्म हुई हवा देखो ये ऊपर उठी, ऊपर उठ के ट्रोपोपॉज तक गई, ट्रोपोपॉज पे जाके क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ हवाएं इधर चली गई, कुछ हवाएं इधर चली गई, ठीक है। गर्म होकर ऊपर उठा, ट्रोपोपॉज तक गया, उसके ऊपर तो वेदर फिनोमिना होता नहीं है, गैसेस हमारे यूजुअली जाते नहीं, तो वहां से क्या हो गया, वो डिस्पर्स हुआ, कुछ साउथ की तरफ गए, कुछ नॉर्थ की तरफ गए, तो ये नॉर्थ की तरफ आए, और ये 30 डिग्री के आसपास जाके क्या हो गया, इसमें थोड़ी कूलिंग इम्पैक्ट आ गई, थोड़ा ठंडक इसको मिलने लग गया, जिसके कारण क्या हुई, ये नीचे आना, सबसाइड करना स्टार्ट हो गया। और ये नीचे जैसे ही आया, तो ये जब हाई वाली प्रेशर वाली चीजें नीचे आएंगी तो क्या होगा, ये सारी हवाएं जब नीचे आ रही तो नीचे कंसंट्रेट हो रही है, जिसके कारण देखो यहाँ पे हाई प्रेशर बना। तो एक्चुअली जो यहाँ पे देखो हाई प्रेशर बना है, ये भी तुम्हारा किसके कारण बना है, यहाँ पे जो गर्मी हुई थी उसी के कारण बना, ठीक है, समझे। यहाँ पे धूप पड़ी थी, धूप से क्या हुआ था,
धूप से हम अगर देखें तो धूप से यहाँ पे सारा का सारा जो गैस है वो गर्म होकर ऊपर उठा था, लाइट हो जाता है ना, एक्सपेंड होने पे लाइट होता है, वो ऊपर उठा, ट्रोपोपॉज तक गया, ट्रोपोपॉज से नॉर्थ की तरफ घूमा, साउथ की तरफ घूमा, और फिर से वो नीचे सबसाइड किया 30 डिग्री के पास आके। जब वो नीचे सबसाइड किया 30 डिग्री के पास जाके, तो वहां पे इसने हाई प्रेशर का जोन बनाया। तो ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है वो किसके कारण बना है? इसके नीचे आने के कारण बना। अभी नीचे देखो हाई प्रेशर की हवा आ गई, हाई प्रेशर से फिर क्या होगा, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ से यहाँ ऐसे हवाएं चलेंगी। तो ये देखो एक सेल बन गया है ना, ये देखो इस तरह से सर्कुलेशन का एक सेल बन गया है। ठीक है, ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है इसको हम लोग कहते हैं हेडली सेल। समझे बात क्या मैंने कहा? कि डोल्ड्रम से गर्म होकर हवाएं ऊपर उठी, और ऊपर उठने के साथ क्या हुई, ये सब आगे बढ़ी और 30 डिग्री के आसपास क्या हुआ, ये सबसाइड किया, तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर का जोन बना। फिर हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ हवाएं बनी, फिर ये लो प्रेशर पे जब हवाएं आएगी, फिर से गर्मी है यहाँ पे, गर्म हो गई, फिर से ऊपर उठेंगी। तो इस तरह से एक सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे ऐसे चलता रहता है। इसको कहते हैं हेडली सेल। हेडली सेल किसके बीच होता है? अपर ईयर में हमारा ये जो सिस्टम है, ये इक्वेटर एंड सब ट्रॉपिकल जो प्रेशर सिस्टम है उसके बीच में पाया जाता है। समझे? समझे? चलो दूसरी बात ये समझे ना। अब देखो यहाँ पे पोल है, पोल पे हाई प्रेशर है, यानी कि हाई प्रेशर क्या होगा, हवा यहाँ पे सबसाइड करती है तभी हाई प्रेशर बनेगा। ठंडी है, ऊपर की हवा भी ठंडी होकर नीचे आती जाती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना। अब ये जो हाई प्रेशर नीचे जब आ गया, तो यहाँ से देखो ये हवाएं यहाँ पे चल रही हैं ऐसे, ठीक है। अब जमीन पे जब हवा आएंगे तो कहीं तो डिस्पर्स होगी ना, तो यहाँ से पोल से कहाँ डिस्पर्स होती है, लोअर लैटिट्यूड की तरफ होती है, यानी 60 से 66 के बीच में, 60 से 65 के बीच में ये हवाएं जाती है। और इधर से जो ये हॉर्स लैटिट्यूड था, इधर से जो हवा इधर भी जा रही थी, तो सारी हवा तो डोल्ड्रम की तरफ जाती नहीं है, इधर भी कुछ हवाएं आती हैं। तो जब ये पोल से आ रही ठंडी हवा और जब ये हाई प्रेशर से आ रही भी हल्की ठंडी हवा मिलती है, तो यहाँ से फिर ये ऊपर उठना स्टार्ट होती है। ठीक है, ये ऊपर उठना स्टार्ट होती है। और जब ये इस जगह पे पहुंचती है, यानी कि ट्रोपोपॉज पे पहुंचती है, तो यहाँ पे जाने के बाद ये फिर से इधर जाती है और फिर से कुछ इसे सबमर्ज करती है। समझे? तो ये दो सेल और बन गया। अब यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्यों बना है? क्योंकि हाई प्रेशर से जो यहाँ हवाएं आ रही थी वो, और ये वाले हाई प्रेशर से जो हवाएं चल के इधर आ रही थी वो दोनों मिल रही थी। तो जब दो हाई प्रेशर वाली इस तरह से हवाएं मिलेंगी, तो ये दोनों हाई प्रेशर ऊपर की ओर उठेंगे, और जब भी ऊपर की ओर उठती है तो क्या होगा, लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, यहाँ एक लो प्रेशर बना। ओके, तो इस वाला जो एक और देखो ये सर्कुलेशन है, पोल पे नीचे आ रही है, फिर सब पोलर पे ऊपर जा रही है, तो इस तरह से एक सेल बना, इसको कहते हैं पोलर सेल। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, हमने पोलर सेल के नाम से जाना। ये बात समझ में आई? तीसरा भी सेल देखो यहाँ पे बन रहा है, हेडली सेल, पोलर सेल हमारा बन गया। बीच में भी यहाँ पे देखो एक सेल बन रहा है, इधर से ऊपर आता है, इधर से नीचे आता है, इस तरह का एक सिस्टम हमारा डेवलप हो रहा है, जिसको हम लोग फेरल सेल कहते हैं। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, मैं एक साइड का बता रहा हूँ, दोनों साइड का समझना, दोनों साइड से भी सिस्टम चल रहा होगा। ठीक है, तो तीन सेल का निर्माण होता है, एक इक्वेटर और हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड के बीच में, इसको हेडली सेल कहते हैं। 30 से 60 के बीच में, यानी 30 नॉर्थ 30 साउथ, 30 60 नॉर्थ 60 साउथ के बीच में एक सेल डेवलप होता है, उसको फेरल सेल कहते हैं। एंड जो पोलर क्षेत्र में होता है उसको पोलर सेल कहते हैं। ये बात आपको रखना है याद। तो आपने नीचे की सर्कुलेशन को देख लिया, अपर एयर के सर्कुलेशन को देख लिया, समझ में आया या नहीं आया? बोलो, समझ आया या नहीं आया? आई होप कि समझ में आ गया। क्या मैंने कहा, यहाँ पे गर्म हुआ, गर्म होकर ऊपर उठी, यहाँ से सबमर्ज हुआ, इधर गई, इधर गई, फिर यहाँ पे नीचे उठा 30 डिग्री के पास, ऐसे सेल बना, इसको हम लोग हेडली सेल कहते हैं। उसी तरह से यहाँ से जो ये नीचे आया था ये इधर गया और फिर से ऊपर उठा, फिर से इधर आया, इसको हम लोग फेरल सेल कहते हैं। यहाँ से ऐसे ऊपर उठा, इधर गया, नीचे आया, ऐसे इस तरह से एक सेल बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर सेल कहते हैं। ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट पे हमेशा हवा ऊपर उठती है, हाई प्रेशर बेल्ट पे हवा हमेशा नीचे आती है। तो लो प्रेशर बेल्ट पे जब हवा ऊपर उठती है तो बादल बनते हैं। तुम्हें पता है कि जब इवेपोरेशन होता है तो ये क्या होता है, ये ऊपर उठता है, जब हवा मॉइस्चर लिया हुआ हवा, तो यहाँ पे जाके क्या करता है, ये कंडेंस जब होता है ऊपर जाके, ऊपर जा जाते कंडेंस होता जाता है, ठंडा होता जाता है, तो बादल बनते हैं। तो इक्वेटोरियल क्षेत्र पे भी हमें अक्सर बारिश देखने को मिलता है, और ये जो सब पोलर क्षेत्र है लो प्रेशर वाला, वहां पे भी हमें अक्सर बारिश का
मौसम देखने को मिलता है। ठीक है, ये है हमारा जो ग्लोबल विंड सिस्टम हम देखते हैं उसका पार्ट। ये जो विंड है, ये जो सिस्टम है, ये हमेशा चलता रहता है, इसीलिए इसको परमानेंट विंड सिस्टम कहते हैं। स्थायी हवा प्रक्रियाएं इसको कहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम हमेशा पृथ्वी पे चलते रहता है। ठीक है, तो तीन तरह की हवाएं हम लोग पढ़ते हैं, परमानेंट विंड, पीरियोडिक विंड और लोकल विंड। स्थायी हवाएं, ठीक है, पीरियोडिक हवाएं और जो हमारी लोकल विंड। तो आज की क्लास में हमने देखा कि मुझे लग रहा है कि क्लास लंबी हो गई है ऑलरेडी, तो आज की क्लास में हमने परमानेंट विंड के बारे में देखा कि परमानेंट विंड कैसे चलता है। अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे आपका लोकल विंड कुछ, और उसके साथ हम लोग मॉनसून सिस्टम और पीरियोडिक विंड कैसे काम करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा पीपा पीपा इधर सीटियां बज रही हैं कुकर की, पता नहीं क्यों। तो यही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है ये मैंने क्या आपको बातें बताई। एक बार ये डायग्राम बना के अपने दिमाग में समझने की कोशिश करना, और नहीं समझ में आए फिर से मुझे कमेंट कर देना कि सर ये पॉइंट नहीं समझना, पूरा ऐसे मत करना पूरा ही नहीं समझ में आया, पूरा नहीं समझ में आया तो लेक्चर दोबारा देखो। और नहीं समझ में आया तो इतना याद रखना कि हेडली सेल कहाँ है, पोलर सेल कहाँ है एंड फेरल सेल कहाँ है, एक बात ये याद रखना। दूसरी, ट्रेड विंड कहाँ चलती है, वेस्टर्लीज कहाँ चलती है, ईस्टर्लीज कहाँ चलती है, दूसरी बात ये। तीसरी बात, हॉर्स लैटिट्यूड, ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट कैसा है, ये डायग्राम ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, आशा है आप लोगों को चीजें अच्छी लगी है, समझ में आ रही हैं। थोड़ा हम लोग अभी तो हमने 4 दिन का क्लास कर लिया, यानी कि डेली क्लास है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन क्लास होगी, चौथे दिन हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उसी की तरह हम लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जो नए लोग हैं सिलेबस को कंप्लीट करें और अपने दोस्तों में बाकी सब लोगों में शेयर कर दें कि सब्सक्राइबर्स बढ़े हमारे, हमें भी अच्छा लगता है। लाइक कमेंट कर दो, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बताना कि ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल के क्लास में। जय हिंद।